हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग जानते होंगे कि हम लोगों का चल रहा है राज्य के कार्य संबंधी सिद्धांत। हाँ, राज्य के कार्य संबंधी सिद्धांत में हमने 3 सिद्धांत बताए थे। पहला जो है उदारवादी सिद्धांत, दूसरा हमने बताया था कल्याणकारी सिद्धांत, तीसरा जो आता है समाजवादी सिद्धांत। बारी बारी से हम लोग इन सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। हमने स्टार्ट कौन सा सिद्धांत किया? उदारवादी सिद्धांत। उदारवादी सिद्धांत का जन्म कहाँ होता है? यूरोप में होता है। कहाँ होता है? यूरोप में। यूरोप में क्या होता है? औद्योगिक क्रांति हुआ, दूसरा व्यापारी वर्ग जो है क्या करते हैं? सामंतशाही राज्य के विरुद्ध क्या करते हैं? सामंतशाही राज्य के विरुद्ध जो है इनका संघर्ष प्रारंभ हो जाता है, जिसके कारण क्या पैदा होता है? उदारवाद का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? उदारवाद का जन्म होता है। उदारवाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उदारवाद प्रमुख रूप से किस पर केंद्रित है? तो उदारवाद प्रमुख रूप से किस पर केंद्रित है? व्यक्ति पर। किस पर केंद्रित है? व्यक्ति पर। उदारवाद जो है प्रमुख रूप से व्यक्ति पर केंद्रित है। यह व्यक्ति का जो है हित चाहता है, व्यक्ति की आवश्यकताओं को जो है इनके उद्देश्यों को पूर्ति करने की कोशिश करता है। कौन? उदारवाद। उदारवाद जो है प्रमुख रूप से किस पर केंद्रित है? व्यक्ति पर केंद्रित है। उदारवाद का मानना है या उदारवाद का विचार है कि राज्य का निर्माण जो है व्यक्तियों ने जो क्या किया है? अपने हित के लिए किया है। हमने कुछ बताया था पुराना उदारवाद और आधुनिक उदारवाद, दोनों में अंतर। पुराना उदारवाद जो है हस्तक्षेप की नीति पर आधारित है। किस पे? हस्तक्षेप की नीति पर आधारित है। और दूसरा क्या हमने बताया था प्रमुख रूप से? व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद को प्रमुखता प्रदान करता है। तीसरा इसे क्या कहते हैं? नकारात्मक उदारवाद भी कहते हैं। इसका जन्म जो है, पुराने उदारवाद का जन्म जो है 17वीं और 18वीं शताब्दी में हुआ और यह 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक चला। कौन? पुराना उदारवाद। आधुनिक उदारवाद को जो है, आधुनिक उदारवाद जो है उसका जन्म कब होता है? 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में होता है। 19वीं शताब्दी के जो है किसका जन्म होता है? आधुनिक उदारवाद का जन्म होता है। आधुनिक उदारवाद जो है हस्तक्षेप की नीति पर नहीं आधारित है, बल्कि किस पर आधारित है? जो है राज्य जो है व्यक्ति के कल्याण के लिए जो है व्यक्ति के जीवन में थोड़ा बहुत हस्तक्षेप कर सकता है। यह कौन कहता है? आधुनिक उदारवाद। इसलिए जो है इसे लोग कल्याणकारी उदारवाद भी कहते हैं। और इसको और किस नाम से जाना जाता है? आधुनिक उदारवाद को सकारात्मक उदारवाद के नाम से जाना जाता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक चर्चा किए थे। चलिए आगे देखते हैं। उदारवाद की विशेषता। आज का पॉइंट क्या है? हम लोगों का टॉपिक क्या है? उदारवाद की विशेषता। चलिए एक एक पॉइंट पर हम लोग चर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि उदारवाद की प्रमुख रूप से विशेषता क्या है। अगर आप किसी व्यक्ति की या मेरी ही विशेषता आप समझ जाएं तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहीं से पूछा जाएगा। इसलिए आप लोग इसकी विशेषता को जो है समझने का प्रयास करिएगा, रटने का नहीं। कोई चीज आप अगर रटेंगे तो रट के कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है कुछ पता नहीं होता है। इसलिए आप लोग कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करिएगा कि उदारवाद मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है या क्या कहना चाहता है। चलिए बारी बारी से हम लोग समझते हैं। कोई व्यक्ति किसी दूसरे की इच्छा पर निर्भर ना हो। उदारवाद क्या कहता है? मैंने बताया अभी पीछे, मैंने बताया कि उदारवाद प्रमुख रूप से किस पर केंद्रित है? व्यक्ति पर। आप अगर उदारवाद से क्वेश्चन पूछा गया तो व्यक्ति प्रमुखता प्रदान करता है, व्यक्ति को प्रमुखता प्रदान करता है। कौन? उदारवाद। तो कोई व्यक्ति किसी दूसरे की इच्छा पर निर्भर ना हो। पहला पॉइंट है, कोई भी उदारवाद के अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे की इच्छा पर निर्भर न हो, बल्कि वह अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करे। आगे देखते हैं। इच्छा से मुक्ति का अर्थ है सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति,
केवल उन संबंधों को छोड़कर जो व्यक्ति अपनी इच्छा से अपने हितों की पूर्ति हेतु कायम रखता है। उदारवाद कहता है, समझिएगा आप लोग, उदारवाद कहता है, मान लीजिए यह व्यक्ति है, यह व्यक्ति जो है अपनी इच्छा से, अगर कोई दूसरा व्यक्ति जो है अपनी इच्छा इस पर थोपता है तो उदारवाद इसका खंडन करता है। लेकिन पहला व्यक्ति यह तय कर सकता है कि वह अपने ऊपर क्या कर सकता है, दूसरा व्यक्ति कितना जो है उसके हित साधन के लिए या किसी और चीज के लिए उसका समर्थन कर सकता है या उसकी इच्छा को अपने ऊपर थोप सकता है। लेकिन यह चीज वह दोनों व्यक्ति तय करेंगे, ना कि अकेला जो है यह तानाशाहों की तरह जो है यह कहे कि नहीं मेरी इच्छा को आपको मानना पड़ेगा। इसका जो है उदारवाद खंडन करता है। आप लोग समझ गए होंगे। इच्छा से मुक्ति का अर्थ है सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति, केवल उन संबंधों को छोड़कर जो व्यक्ति अपने हितों की पूर्ति हेतु कायम रखना चाहता है। प्रथम व्यक्ति क्या करता है, जितनी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए दूसरा उसके ऊपर कितना जो है अपने आदेश को आरोपित करेगा, इसको प्रथम व्यक्ति तय करेगा। आप लोग समझ गए होंगे। यही उदारवाद जो है, यह उदारवाद का विचार है, इसमें कुछ हम अपना नहीं जोड़ रहे हैं। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। व्यक्ति जो है अपने व्यक्तित्व और योग्यताओं का स्वयं निर्णायक एवं मालिक है। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पर, यह आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। उदारवाद क्या कहता है, व्यक्ति अपने व्यक्तित्व और योग्यताओं का, आपके अंदर किस चीज की योग्यता है, आप क्या करना चाहते हैं, इसका निर्णय आप स्वयं करेंगे, दूसरा कोई इसका निर्णय नहीं करेगा। यह कौन कह रहा है, उदारवाद के अकॉर्डिंग। इसके लिए वह समाज के प्रति आभारी नहीं होगा। आप अपना निर्णय स्वयं करें, लेकिन इसका आभार जो है समाज को ना प्रदान करें, क्योंकि जो है यह करना गलत है। भाई आपका जीवन है, आपका व्यक्तित्व है, आप में क्या योग्यताएं हैं, इसका निर्णय जो है आप स्वयं करेंगे। इसको जो है आभार जो है समाज को ना प्रदान करें। यह कौन कर रहा है, उदारवाद के अकॉर्डिंग। आगे चलते हैं। दूसरों की इच्छाओं से स्वतंत्रता ही व्यक्ति को व्यक्ति बनाती है। दूसरों की इच्छाओं से स्वतंत्रता, हाँ यह पॉइंट समझने लायक है। दूसरों की इच्छाओं की स्वतंत्रता, अगर आप अपने जीवन में दूसरों की इच्छाओं से कार्य करते रहेंगे तो आप जो है अपना व्यक्तित्व या आप खुद निखर कर समाज के सामने नहीं आ सकते हैं। आपके कोई व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होगा, बल्कि आप जिसकी इच्छा के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, दूसरा व्यक्ति वही व्यक्ति पैदा कर रहा है। इसलिए उदारवाद कहता है कि दूसरों की इच्छाओं से स्वतंत्रता, अगर आप दूसरे की इच्छाओं से जो है आप स्वतंत्र हैं, वही आपको क्या बनाती है, व्यक्ति बनाती है, वही आपको व्यक्ति बनाती है। अगर आप दूसरों की इच्छाओं के अनुसार चल रहे हैं तो आप व्यक्ति नहीं हैं। दूसरों की इच्छाओं से स्वतंत्रता ही आपको क्या बनाती है, एक अलग व्यक्ति बनाती है। यह कौन कह रहा है, उदारवाद कह रहा है। अतः प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता केवल उन्हीं नियमों और दायित्वों द्वारा सीमित की जा सकती है जो दूसरों की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। हाँ, प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता केवल उन्हीं नियमों और दायित्वों द्वारा सीमित की जा सकती है जो दूसरों की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अगर किसी की स्वतंत्रता जो है प्रभावित होती है तो यह नियम कानून ठीक नहीं है।
कौन कह रहा है? उदारवाद, उदारवाद का विचार है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। इन्होंने कहा उदारवाद के अनुसार जो है राज्य एक प्राकृतिक संस्था नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, उदारवाद के अनुसार जो है राज्य एक प्राकृतिक संस्था नहीं है। फिर क्या है? फिर क्या है? उन्होंने कहा इसका निर्माण जो है मनुष्यों ने किया है। राज्य एक प्राकृतिक संस्था ना होकर निर्मित संस्था है, जिसका निर्माण जो है व्यक्ति ने अपने हित साधन के लिए किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राज्य जो है एक प्राकृतिक संस्था ना होकर मानव द्वारा निर्मित संस्था है। इसका निर्माण जो है व्यक्तियों ने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नकारात्मक उदारवाद या व्यक्तिवादी उदारवाद की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि सर्वप्रथम इन्होंने राजसत्ता के दुरुपयोग का विरोध किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, राजसत्ता के दुरुपयोग का विरोध किया, जिसका सर्वप्रथम प्रमाण हमें जो है जॉन लॉक की रचनाओं में मिलता है। किसकी रचनाओं में मिलता है? जॉन लॉक की रचनाओं में मिलता है। इसलिए जॉन लॉक को जो है उदारवाद का जनक कहा जाता है। इसलिए उदारवाद का जनक कहा जाता है किसको? जॉन लॉक को। जॉन लॉक ने क्या किया था? नकारात्मक उदारवाद या व्यक्तिवादी उदारवाद की प्रमुख विशेषता यह थी कि इसने जो है राजसत्ता के दुरुपयोग का जो है क्या किया था? विरोध किया था। सर्वप्रथम प्रमाण जो है हमें जो है जॉन लॉक की रचनाओं में मिलता है। इसलिए जो है जॉन लॉक को उदारवाद का जनक कहा जाता है। हाँ, चलिए आगे देखते हैं। लॉक के अनुसार जो है, लॉक के अनुसार राज्य का निर्माण जो है जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति, तीन शब्द पर ध्यान दीजिएगा। जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति। लॉक के अनुसार जो है राज्य का निर्माण जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति की क्या किसके लिए किया गया? सुरक्षा हेतु किया गया। जॉन लॉक ने कहा कि जो राज्य का निर्माण हुआ, व्यक्तियों ने जो राज्य का निर्माण किया अपने हित साधन के लिए किया, उसमें जो है जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा हेतु किया। आप लोग समझ गए होंगे। उसने सर्वप्रथम क्या किया था? राज्य और सरकार में अंतर किया। किसने राज्य और सरकार में सर्वप्रथम अंतर किया था? जॉन लॉक ने। उसने जो है सर्वप्रथम राज्य और सरकार में अंतर करते हुए राज्य द्वारा व्यक्ति के, ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति के निजी मामलों में हस्तक्षेप करने का सिद्धांत प्रतिपादित किया। उदारवाद का जो पुराना उदारवाद है वह क्या है? हस्तक्षेप की नीति पर आधारित है। मतलब क्या है? राज्य, समाज या कोई भी जो है व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है। लेकिन धीरे धीरे जब आधुनिक उदारवाद आता है तो आधुनिक उदारवाद में उसमें लोक कल्याण के लिए जो है राज्य जो है हस्तक्षेप कर सकता है। जॉन लॉक ने कहा कि राज्य का निर्माण जो है जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा के लिए किया गया। उन्होंने सर्वप्रथम जो है राज्य और सरकार में अंतर करते हुए कहा, राज्य के व्यक्ति के निजी मामलों में राज्य क्या कर सकता है? हस्तक्षेप करने का उसको अधिकार मिलता है। किसके अनुसार? लॉक के अनुसार। तो यह रहा वीडियो, इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे लिए एक शेयर ज़रूर करिएगा।